वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे संविधान सभा और संविधान का निर्माण। आज की क्लास में हम लोग संविधान सभा की जो समितियां हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो संविधान की मूल संरचना है आज उस चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ के नाम से, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके एग्जाम तक कवर कर सकते हैं। अब इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर कोई पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सिंपल है, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये में कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है यूपी पुलिस के लिए, और सिर्फ 50 रुपये में आप अपनी टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई है। चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे पिछली क्लास में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग संविधान सभा की सभी समितियों को देखेंगे। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ अन्य छोटी थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी समितियों की अगर बात की जाए, इसमें पहली समिति है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी है संघीय संविधान शक्ति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, परामर्शदाता समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। और इस समिति के अंतर्गत 5 उप समिति भी आती थीं। तो बड़ी समितियों की बात हो चुकी है, अब उप समितियों को भी देखेंगे। उप समिति में सबसे पहले है मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति थी गोपीनाथ बारदोलाई की अध्यक्षता में। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे कि असम में सिंचित क्षेत्र के अलावा इसके लिए उप समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे एवी ठक्कर। फिर उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे। इस उप समिति के सदस्य थे कई लोग, देखिए जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल समद खान और मेहर चंद खन्ना। अध्यक्ष के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो थी, राज्यों से समझौता करने के लिए इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां भी देख लीजिए। इसमें वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज या फिर झंडा समिति, जिसको तदर्थ समिति भी कह रहे हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य भी नहीं थे। आप उन अध्यक्ष को भी याद रखेंगे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति जो थी वो बी पट्टाभी सीतारमैया उसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग ये एस के धर थे, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन अध्यक्ष। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, ये भी सदस्य नहीं थे, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रारूप समिति के बारे में भी जान लीजिए। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। ये वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य आते थे, सबके नाम देख लीजिए। पहले तो इसके अध्यक्ष पूछा जाता है कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी क्योंकि इनके स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।
और 7वें व्यक्ति थे टीटी कृष्णमाचारी। ये 1948 में जुड़ते हैं जब डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह लेते हैं टीटी कृष्णमाचारी। तो ये 7 सदस्य याद रखिएगा प्रारूप समिति के, और अध्यक्ष भी याद रखिएगा। सारी समितियां हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इन लिस्ट को याद करना है। 1-2 बार वीडियो रिपीट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे सामने आया, इस विषय में सारे जो तथ्य हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस विषय पर संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आ गया। पहला मामला होता है शंकरी प्रसाद मामला, जो 1951 में पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में ही संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, जबकि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां या कानून ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम या संवैधानिक नियम नहीं आते हैं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को भी संक्षिप्त या कम कर सकती या किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। इसमें अनुच्छेद 13 के तहत ही आच्छादन का सिद्धांत भी आता है और पृथक्करण का सिद्धांत भी आता है। अभी आच्छादन क्या है और पृथक्करण क्या है मैं एक बार बता दे रही हूँ। तो आच्छादन का सिद्धांत ये होता है कि इसके तहत संविधान पूर्व अगर कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उसे सीमित कर रही हो, तो संविधान लागू होने के बाद ऐसे मूल अधिकार द्वारा वो आच्छादित कर ली जाएगी। लेकिन ऐसी विधि कभी समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती है, और यदि आच्छादित करने वाले जो मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो यह विधि पुनः प्रभावी हो जाती है। पृथक्करण में क्या होता है कि इसके तहत संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या फिर कम करती हो, और इस सिद्धांत के तहत किसी विधि के केवल वे भाग अवैध माने जाते हैं जो मूल अधिकारों से असंगत हो, जबकि जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग है, वो वैध माना जाता है। ये मैंने बता दिया, इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है, पृथक्करण का क्या है, ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन जो स्टेटमेंट बन सकते हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। पर इसमें अगला एक मामला आता है 1967 में गोलकनाथ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बिल्कुल बदल दी। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम जो कि 1964 में आया था, इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें नवी अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। गोलकनाथ मामला 1967 का है, जो पंजाब सरकार के विरुद्ध था। इनके पास 500 एकड़ जमीन थी जिसे सरकार ने छीन लिया था, और इस केस में 11 जजों की संवैधानिक पीठ भी बैठी थी। जब जजों की संख्या 5 से अधिक होती है उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अब क्या व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। तो पहले मामले से दूसरे मामले में स्थिति बिल्कुल उल्टा हो गई। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने तथा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। तो एक बार फिर से समझिए, पहले केस में क्या हुआ था। तो न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन को वैध मान लिया था। न्यायालय के अनुसार आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधि का नहीं बल्कि प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया, और आर्टिकल 13 में बताया इसके तहत विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। इतना इन्होंने बता दिया। तो इन्होंने ये भी कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन साधारण कानूनों द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पहला वाद हो गया। लेकिन जब ये दूसरा होता है गोलकनाथ केस, इसमें इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं, लोकोत्तर हैं, अर्थात इनमें ना तो कटौती की जा सकती ना इनको वापस लिया जा सकता है। और अनुच्छेद 13 को भी बताया कि इसके अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वाद के बाद ही जो न्यायालय का निर्णय आता है, इसी की प्रतिक्रिया में संसद द्वारा 24वां होता है, फिर 25वां, 26वां, ये सारे संशोधन किए जाते हैं। संशोधन क्या थे
बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करके आगे आपको कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में अभी तक जो पढ़ा एक बार आप रीड कर लेंगे, पिछली जो समितियां हैं उनको लर्न कर लेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद आगे जो भी टॉपिक है उसको बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसी ही क्लासेस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, UPPCS RO कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।